हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण कवियों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो महत्वपूर्ण कवियों में सबसे पहले महादेव वर्मा के बारे में हम जानेंगे। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग संक्षिप्त में जान लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था 1907 में हुआ था। ठीक है, आप लोग को याद रखना है, महादेव वर्मा का जन्म जो है 1907 में हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था और 1907 में हुआ था। और पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था गोविंद प्रसाद। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, क्या था? गोविंद प्रसाद इनके जो है पिता का नाम था। और माता का नाम जो था हेमरानी था। ठीक है, माता का क्या नाम था? हेमरानी। और मृत्यु कब हुई थी? तो 11 सितंबर 1987 में जो है महादेव वर्मा की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो महादेव वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो यूपी के फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम क्या था? गोविंद प्रसाद था। माता का नाम हेमरानी था। और मृत्यु जब हुई थी 11 सितंबर 1987 को हुई थी। ठीक, याद रखना कब हुई थी? 11 सितंबर 1987 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी। अब महादेव वर्मा के जीवन के विषय में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। तो जो महादेव वर्मा है, इन्हें हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक मीरा के नाम से विख्यात थी। और जो महादेव वर्मा है, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? गोविंद प्रसाद था। ठीक है, और इनकी माता की बात करें तो हेमरानी इनकी माता का नाम था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था? जो अत्यंत आध्यात्मिक प्रवृत्ति के, यानी कि जो इनके जो माता पिता थे वो काफी क्या थे? आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है गांव से हुई थी। जब ये कक्षा 9 की छात्रा थी, इनका जो विवाह है किसके? स्वरूप नारायण वर्मा जी के साथ इनका कर दिया गया था। और वर्मा जी के हाथ में जो है हरी हरी चूड़ियां अधिक दिनों तक नहीं खनक सकी, अर्थात इनके पति की जो है मृत्यु बहुत ही कम समय में हो गई थी। और इन्हें एकाकी जीवन क्या है? व्यतीत करना पड़ा। इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, यानी कि पति की मृत्यु हो जाने के बाद भी इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है उसे जारी रखा। और इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ विद्यालय से क्या है? एमए की परीक्षा को उत्तीर्ण किया। ठीक है, उसके बाद परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कुछ समय के बाद इन्हीं जो है महिला विद्यापीठ महाविद्यालय की प्रधानाचार्य नियुक्त किया। यानी जो परीक्षा इन्होंने एमए की उत्तीर्ण कर ली, उसके बाद इन्हें जो है महिला विद्यापीठ महाविद्यालय की क्या है? प्रधानाचार्य के पद पर इन्हें नियुक्ति दे दी गई। इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या है? अपूर्व योगदान अपना दिया है। फिर बात कर ले इनकी साहित्यिक सेवा पर। सन 1982 में इनकी प्रसिद्ध रचना यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, आप लोग याद रखना कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। सन कब है? 1982 में इन्हें। इनकी कृति कौन सी है? यामा। ठीक है, तो आप लोग को ये रचना भी याद रखनी है, यामा। और किसकी है? यह भी आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि जो महादेव वर्मा की कौन सी कृति है जिसपे जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया था? तो यामा कृति है। और कब दिया गया था? तो 1982 में दिया गया था। और कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया था। ठीक है, इतने पॉइंट आप लोगों को इनके बारे में याद रखना है। और आगे बात कर ले तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है रश्मि और निहार है, इनके लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है। फिर हिंदी साहित्य के अन्य उत्कृष्ट पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, यानी हिंदी साहित्य में जो अन्य और पुरस्कार थे उनसे भी इन्हें क्या है? सम्मानित किया गया। और 11 सितंबर 1987 को महादेव वर्मा का स्वर्गवास हो गया। और बात कर ले इनकी थोड़ी सी रचनाओं के बारे में, कौन कौन सी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो प्रमुख कृतियों में देख लेते हैं। तो महादेव वर्मा जी जो थी, उन्होंने अपनी गद्य में पद्य दोनों विधाओं में अपनी रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, देख लेते हैं काव्य ग्रंथ के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं आती है। तो निहार है, रश्मि है, नीरजा है। ठीक है, रचनाएं आप लोग उनकी याद रखनी है। आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किसमें की ये रचना किसकी है। ठीक है, पहला है निहार है, रश्मि है, नीरजा है, शांत गीत है, यामा है, दीप शिखा है, आधुनिक काव्य तथा संधिनी है। ठीक है, अगर अन्य कृतियों की बात करें तो अतीत का चलचित्र, इस्मत की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, महादेव वर्मा का विवेचनात्मक गद्य, पथ के साथी। ठीक है, और आप अगर हम बात करें कि इनमें से बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अतीत का चलचित्र है,
इसकी अधिकतर विधा पूछते हैं कि इसकी किस विधा पर लिखा गया। श्रृंखला की कड़ियाँ, ये भी कई बार जो है बोर्ड परीक्षा में देखा गया। तो आप लोगों को कुल मिलाकर इनकी जो रचनाएं हैं वो अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। और आप लोगों को एक बात और भी याद रखनी है, अगर किसी भी कवि को किसी भी रचना पर अगर कोई पुरस्कार दे दिया जाता है तो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों को जिस जिन रचनाओं पे महादेव वर्मा को पुरस्कार दिया गया, या चाहे वो यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार हो या रश्मि और निहार पर जो है मांगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार हो, ये आप लोगों को अच्छे से याद करना है क्योंकि ये आने की संभावनाएं ज्यादा होती है पेपर में, ठीक है। तो ये रहा महादेव वर्मा जी का एक संक्षिप्त परिचय, ठीक है। इतना ही आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में करके आना है। आप लोगों को जीवन परिचय लिखते समय आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो है 80 शब्दों में अपनी बात को खत्म करना है। अर्थात आप लोग को एक पेज जो है जीवन परिचय किसी भी कवि का हो, गद्य का हो या पद्य का हो, उसे लिखना है। ज्यादा अगर आप बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो आपकी जो है अन्य जो क्वेश्चंस हैं वो छूट जाएंगे। तो आप लोगों को इसका जो है जीवन परिचय 80 शब्दों में आप लोगों को बात खत्म करनी, यानी कि एक पेज में आप लोगों को काम हो जाएगा। एक पेज जो है उसमें जीवन परिचय लिखना है, उसी में आप लोगों को रचनाएं भी लिखनी है, ठीक है। इतना आप लोगों को करना है। अन्य जो कवि हो जयशंकर प्रसाद है, इनके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट ये भी हैं, ठीक है। तो इनका एक संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त जीवन जान लेते हैं। तो इनका जन्म जो है वो 1890 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? इनका जन्म जो है 1890 में हुआ था। और बात करें जन्म स्थान, तो जन्म स्थान जो इनका काशी था, काशी या वाराणसी, काशी में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था देवी प्रसाद, ठीक है। पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद जो है इनके पिता का नाम था। और जो इनकी कृतियां थी, यानी महत्वपूर्ण कृति की बात करें तो कामायनी सबसे महत्वपूर्ण इनकी कृति है, ठीक है। ये इनका जो है महाकाव्य है और छायावाद की ये महाकाव्य कही जाती है, ठीक है। बात करें इनकी मृत्यु की तो 1937 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1890 में हुआ था। जन्म स्थान यूपी की काशी में हुआ था। पिता का नाम देवी प्रसाद था। महत्वपूर्ण कृतियों में बात करें तो कामायनी है। बाकी अन्य कृतियों की बात करें तो आंसू हो गया, झरना हो गया और स्कंद गुप्त हो गया, ये सब जो रचनाएं हैं ये जयशंकर प्रसाद की हैं, ठीक है। और मृत्यु कब हुई थी? तो 1937 में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। ये इनका जो है संक्षिप्त जीवन परिचय हो गया। इसके बाद जान लेते हैं जयशंकर प्रसाद के जीवन के विषय में थोड़ा सा विस्तार से। तो छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 ईस्वी में काशी नामक नगर में हुआ था। यानी तो आप लोग याद रखना, छायावाद के जो थे प्रवर्तक कवि कौन थे? जयशंकर प्रसाद थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1890 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो काशी में हुआ था, ठीक है। और इनके पिता का नाम क्या था? तो देवी प्रसाद जो है जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ में हुई थी? तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है गांव में हुई थी, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। इन्होंने विद्यालयी शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बांग्ला इत्यादि भाषाओं का अच्छा ज्ञान जो है प्राप्त किया, ठीक है। यानी जो जयशंकर प्रसाद जी थे, इन्होंने जो है स्कूली शिक्षा को छोड़कर घर पर ही स्व अध्याय से क्या अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और बांग्ला इत्यादि भाषाओं को घर पर ही सीखा है। फिर आगे क्या है कि इनकी अल्प आयु में इनके पिता का जो है देहांत हो गया था। यानी जयशंकर प्रसाद बहुत ही कम उम्र के थे तब इनके पिता का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। आगे क्या है? जिसके कारण घर का संपूर्ण कार्यकाल इनके कंधों पर आ गया। यानी पिता की मृत्यु के पश्चात जो सारी घर की जिम्मेदारियां थी वो जयशंकर प्रसाद जी के कंधों पर आ गया था। फिर है पारिवारिक बोझ को धारण करके इन्होंने अति कठोर काव्य साधना की। यानी पारिवारिक जो बोझ था उसको धारण करते हुए उन्होंने क्या की? अत्यंत कठोर काव्य की साधना की। प्रथम रचना की बात करें तो 1906 में आई थी, ठीक है। कब आई थी? 1906 में आई थी। और रचना का नाम क्या था? सावन पंचक नाम से जो है भारतीय पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। पत्रिका कौन सी थी? भारतीय पत्रिका थी। और कब प्रकाशित हुई थी? 1906 में हुई थी। और रचना का नाम क्या था? सावन पंचक, ठीक है। और इसके बाद कहेंगे छायावाद की प्रथम रचना जयशंकर प्रसाद जी की सन 1918 ईस्वी में प्रथम प्रभात झरना काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई थी। क्या कह रहे हैं कि जो छायावाद की जो प्रथम रचना थी, ठीक है, क्या थी? छायावाद की जो प्रथम रचना जयशंकर प्रसाद की थी वो कब आई थी? तो 1918 में आई थी, ठीक है। कब आई थी? 1918 में आई थी। और प्रथम प्रभात झरना जो है काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई थी। किसमें? झरना काव्य संग्रह में जो है प्रकाशित हुई थी। आगे देख लेते हैं।
तो जयशंकर प्रसाद जी की सुप्रसिद्ध रचना और छायावाद का महाकाव्य कामायनी सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कि जयशंकर प्रसाद जी का जो प्रसिद्ध रचना कौन सी थी, कामायनी थी, जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। फिर आगे बात करिए तो इसकी प्रसिद्धि पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस पुरस्कार से? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर आगे क्या है कि भाव और कला, अनुभूति और अभिव्यक्ति, वस्तु और शिल्प सभी क्षेत्रों में जो है युगांतकारी परिवर्तन किया और साहित्य और समाज की सेवा करते हुए 1937 ईस्वी में मृत्यु कब हुई थी इनकी? तो 1937 में जो है जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हो गई थी। अगर एक शब्दों में हमें इसका वाक्य का मतलब समझना है तो हम कह सकते हैं कि जो जयशंकर प्रसाद जी थे वो प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने स्वाध्याय के बल पर हिंदी, उर्दू, बंगला और जो है संस्कृत भाषाओं का जो है अच्छा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ठीक है, आगे अगर बात करें कि कृतियों के बारे में तो देख लेते हैं प्रसाद जी ने भी गद्य और पद्य दोनों में जो है अपनी कृतियां लिखी थी। तो काव्य संग्रह देख लेते हैं, तो काव्य संग्रह में क्या आ जाएगा? उर्वशी आ जाएगा, आंसू आ जाएगा, लहर आ जाएगा, कानन कुसुम आ जाएगा, झरना है, प्रेम पथिक और कामायनी चित्राधारी। ये जो रचना है ये काव्य संग्रह है। ठीक है, अगर इनके नाटक देख लेते हैं तो इन्होंने कौन कौन से नाटक लिखे हैं ये भी देख लेते हैं। सज्जन है, विशाख है, कल्याणी परिणय है, प्रायश्चित है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, राजश्री है, ध्रुव स्वामिनी है, एक घूट है, कामना है, जन्मेजय का नागयज्ञ है और आजात शत्रु है। ठीक है, ये इनका नाटक है। एक बार फिर देख लेते हैं क्या है। सज्जन है, विशाख है, कल्याणी परिणय है, प्रायश्चित है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, राजश्री है, ध्रुव स्वामिनी है, एक घूट है, कामना है, जन्मेजय का नागयज्ञ है, आजाद शत्रु। ये इनके क्या है? नाटक हैं। और बात करें निबंध तो इन्होंने कौन सा निबंध लिखा? काव्य और कला। ठीक है, क्या लिखा है? काव्य और कला लिखा है। अगर महाकाव्य की बात करें तो महाकाव्य कौन से इन्होंने लिखे हैं? कंकाल लिखा है, तितली लिखा है, ईरावती लिखा है। ये जो है इनके क्या है? महाकाव्य हैं। फिर बात करें कहानी संग्रह की तो छायावाद, प्रतिध्वनि और आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, ये जो है इनकी कहानी संग्रह। ठीक है, एक बार से फिर देख लेते हैं इनकी काव्य कृति। पहली कौन सी है? उर्वशी है, आंसू है, लहर है, कानन कुसुम है, झरना है, प्रेम पथिक, कामायनी चित्राधार। ये जो है इनकी क्या है? काव्य संग्रह है। नाटक की बात कर लेते हैं तो इन्होंने कौन सा नाटक लिखा है? सज्जन लिखा है, विशाख लिखा है, कल्याणी परिणय लिखा है, प्रायश्चित लिखा है, स्कंदगुप्त लिखा है, चंद्रगुप्त लिखा है, उसके बाद राजश्री लिखा है। फिर बात करें ध्रुव स्वामिनी भी जो है जयशंकर प्रसाद का, एक घूट है, कामना है, जन्मेजय का नागयज्ञ है, आजाद शत्रु। ये जो है जयशंकर प्रसाद के क्या है? नाटक है। फिर बात करें निबंध तो इन्होंने काव्य और कला जो है ये निबंध लिखा है। ठीक है, काव्य और कला जो है ये निबंध लिखा है। महाकाव्य की बात करें तो कंकाल है, तितली है, ईरावती अपूर्ण है, यानी ईरावती जो रचना इन्होंने की थी ये अभी अपूर्ण है। फिर आगे बात करें कहानी संग्रह की तो छाया हो गया। ठीक है, छाया हो गया, प्रतिध्वनि हो गया, आकाशदीप हो गया, इंद्रजाल हो गया, आंधी। ये जो है जयशंकर प्रसाद की क्या है? कहानियां है। तो आप लोगों को इनकी रचनाएं अच्छे से ये भी तैयार करनी है क्योंकि इन्हीं रचनाओं से आप लोगों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाते हैं। अगर जयशंकर प्रसाद के बारे में पूछेंगे, अगर उससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा तो इन्हीं में से आप लोगों को एक प्रश्न जो है मिल जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे कवि है महत्वपूर्ण वो है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में थोड़ा सा पहले हम लोग संक्षिप्त में जान लेते हैं कि इनका जन्म, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, इन सब चीजों के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म था वो 1908 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1908 में इनका जन्म हुआ था। और बात कर ले जन्म स्थान तो जन्म स्थान जो था इनका बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे लिख देते हैं कहाँ पे हुआ था? सिमरिया नामक गांव में हुआ था। और बात करें कहाँ पे है तो ये बिहार में है। और पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था रवि सिंह। ठीक है, आप लोग याद रखना क्या था? रवि सिंह जो है इनके पिताजी का नाम था। और माता का नाम था मनरूप देवी। ठीक है, याद रखना माता जी का नाम था मनरूप देवी। और मृत्यु की बात करें तो 1974 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में क्या है
कि 1908 में जो है दिनकर जी का जन्म हुआ था और इनका जन्म स्थान क्या था, तो बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में जो है दिनकर जी का जन्म हुआ था। अगर बात करें पिता का नाम, तो पिता का नाम था रवि सिंह, माता का नाम क्या था, मनरूप देवी था। और मृत्यु कब हुई थी, तो 1974 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को इनके बारे में याद रखने हैं। अब रामधारी सिंह दिनकर जी के विषय में थोड़ा सा एक्सपेंस से जान लेते हैं, थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी जीवन के विषय में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय भावना के ओजस्वी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था, तो 30 सितंबर 1908 में जो है इनका जन्म हुआ था। बात करें आगे की, वर्ष 1932 में पटना कॉलेज में इन्होंने क्या है, बीए किया था। फिर एक स्कूल में अध्यापक हो गए। ठीक है, 1932 में इन्होंने बीए की परीक्षा को उत्तीर्ण किया। उसके बाद क्या है, थोड़े कुछ समय के पश्चात ये जो है एक स्कूल में क्या है, अध्यापन कार्य करने लगे। ठीक है, यानी पढ़ाने लगे। 1950 में इन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, इन्हें क्या है, हिंदी विभाग का क्या बनाया गया, इन्हें हिंदी विभाग का जो है अध्यक्ष बनाया गया। फिर 1952 में इन्हें जो है राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। ठीक है, क्या है, 1952 में इन्हें जो है राज्यसभा का जो है सदस्य भी क्या किया गया, मनोनीत किया गया था। फिर 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था, 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और बात करें किस कृत पर मिला था, तो उर्वशी नामक कृत पर जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। फिर आगे बात करें तो 24 अप्रैल 1974 को हिंदी काव्य गमन का यह दिनकर हमेशा के लिए अस्त हो गया। 24 अप्रैल 1974 को जो है रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो आप लोगों को रामधारी सिंह दिनकर के विषय में एक बार फिर से बता देते हैं। ये क्या था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था, मुंगेर जिले में हुआ था। मुंगेर जिले में किस गांव में हुआ था, तो सिमरिया नामक गांव में हुआ था। और बात करें जन्म, तो जन्म 1908 में हुआ था। ठीक है, आप लोग याद रखना क्या है, जन्म 1908 में हुआ था। पिता का नाम क्या था, तो रवि सिंह था। ठीक है, याद रखना क्या है, रवि सिंह था। माता का नाम क्या था, तो मनरूप देवी था। और इनकी प्रसिद्ध कृत की बात करें तो उर्वशी था। उर्वशी पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और संस्कृत के 4 अध्याय पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। इतने पॉइंट आप लोग उनके बारे में याद रखना है। आगे बात करें 1974 में रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु हो गई। आगे रामधारी सिंह दिनकर की कृतियों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इन्होंने जो है गद्य पद्य दोनों में है अपनी रचनाएं की हैं। तो देख लेते हैं इनकी रचनाएं। रेणुका है, रसवंती है, हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी है, उर्वशी है, परशुराम की प्रतीक्षा है, नील कुसुम है, चक्रवाल है, श्यामधेनी है, सीपी और शंख है, हारे को हरिनाम है। संस्कृत के 4 अध्याय, ये जो रचनाएं है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, पद्य खंड में मैंने आप लोगों को महत्वपूर्ण कवियों के जीवन परिचय के बारे में बता दिया है, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।